नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। और आज सुबह सुबह इजराइल के लिए सबसे बुरी खबर आई है 23 दिन में। युद्ध जब से शुरू हुआ 28 फरवरी को, जो बीती रात है भारत के लिए बीती रात, इस रात में ईरान ने इजराइल के 2 शहरों को करीब करीब खत्म सा कर दिया है। 2 शहर खंडहर में तब्दील हो गए हैं और अराद में तो भयंकर तबाही हुई है। अराद और डिमोन, इन दोनों शहरों पर सबसे बड़ा अटैक। कोई इंटरसेप्टर, इजराइल का कोई भी इंटरसेप्टर नहीं काम किया और ईरान की मिसाइलों ने तबाही मचाई। मिसाइलें भी, जो पहले मिसाइलें आ रही थीं, वो जितनी तबाही मचा रही थीं, अब जो मिसाइलें आ रही हैं उससे कई गुना ज्यादा तबाही मचा रही हैं। 650 किलोग्राम का बताया जा रहा है वॉरहेड था, और इस 650 किलोग्राम के वॉरहेड ने पूरे इलाके को वीरान कर दिया। मौतों की संख्या अब तक इजराइल ने नहीं बताया, लेकिन 100 से ज्यादा हताहत हैं, ये रिपोर्ट आ रही है। 100 से ज्यादा ये संख्या है, एक साथ 100 से ज्यादा की संख्या। इस बीच ईरान एग्रेशन बढ़ा रहा है। वजह है कि जितने अमेरिका के दोस्त थे वो धीरे धीरे पाला बदल रहे। न्यूट्रल थे या युद्ध के खिलाफ थे, कह रहे थे युद्ध बंद होना चाहिए, वो अब धीरे धीरे अमेरिका की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। वो चाहे ब्लैकमेलिंग हो, दबाव हो, जिस भी वजह से। ब्रिटेन ने अपनी सबसे खतरनाक पनडुब्बी को, सबसे खतरनाक पनडुब्बी है, उस पनडुब्बी को अरब सागर में तैनात कर दिया है। ये ईरान के लिए बड़ा खतरा है और शायद ईरान का रिटेलिएशन इसीलिए और तीव्र हुआ है। ये जो पनडुब्बी है, ये 5500 मील की दूरी तय करके ऑस्ट्रेलिया से पहुंची है। टॉम हाक मिसाइलें, खतरनाक जो मिसाइलें हैं, वो इस पर तैनात हैं। लेकिन ब्रिटेन ने ऑफिशियली इसकी कोई पुष्टि नहीं की है। और ये जो पनडुब्बी है, बाकी तमाम जहाज होते हैं, युद्धपोत होते हैं, उनके अलग अलग कमांड सेंटर होते हैं, लेकिन इस पनडुब्बी का कमांड सेंटर सीधा लंदन है, स्टारमर है। ये वहीं से इसको आदेश प्राप्त होते हैं, स्टारमर के पास से। इस पनडुब्बी की मां का आप इंपॉर्टेंस समझिएगा। और इसके साथ ही ट्रंप ने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है ईरान को, सिर्फ 48 घंटे। हालांकि ट्रंप जो है शेख चिल्ली के भी ताऊ हैं, लेकिन 48 घंटे का अल्टीमेटम है कि 48 घंटे बाद हम बमबारी शुरू कर देंगे, बमों की बारिश कर देंगे, हैवी बमों की। लेकिन इस सब को काउंटर करने के लिए चीन बैठा। चीन ने पूरे समंदर को, कहते हैं जिसे मधुमक्खियां वो पूरा कर ले, घेर ले, वैसे ही चीन समंदर को घेरने पर आमादा है। और ट्रेलर दिखाया है चीन ने। सबसे कुछ कुछ नसें होती है ना जिनको वैद्य दबाते हैं, नाड़ी वाले वैद्य, वैसे ही एक कमजोर नस ताइवान है। ताइवान पर जैसे ही खतरा आता है, अमेरिका की जान जो है हलक में अटक जाती है। ताइवान के मंत्री ने पुष्टि कर दी है, शनिवार से रविवार पिछले 48 घंटे में दर्जन भर के करीब युद्धपोत और फाइटर जेट ये ताइवान को घेरते हुए नजर आए हैं। सब ताइवान के समंदर में, जो अलग अलग होता है ना समंदर का एरिया, वो ताइवान के समंदर में चीन के युद्धपोत और फाइटर जेट नजर आए हैं। तो कुल मिला जुला करके हालात अब थोड़ा, पहले तो खराब थे, अब हालात विस्फोटक होते जा रहे हैं, क्योंकि इस युद्ध की आंच अब थोड़ा दूर तक आ रही है, तपिश इसकी। लाइए भाव को जोड़िए जरा, फिर मैं खबरों को दिखाऊं एक एक करके। स्वागत है भाव भैया, हेडलाइन लाइए। ईरान ने इजराइल पर बरसाई मिसाइलें, 100 से ज्यादा घायल, क्या बोले नेतन्याहू। चलिए, बीच आखिर में हेडलाइन के नेतन्याहू, ट्रंप, मोदी ये लगाना होता है ना कि क्या बोले मोदी। इसमें तबाही देखिएगा जरा आप। इजराइल पर ईरान के ताजा हमले में 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, इनमें बड़ी संख्या में बच्चे भी शामिल हैं। दक्षिणी इजराइल के कस्बे अराद और दिमोना
में ईरानी मिसाइलों ने खासी तबाही मचाई है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भविष्य के लिए लड़ी जा रही जंग में इस हमले को एक मुश्किल समय बताया है। देखिए, भविष्य के लिए जंग लड़ी जा रही है, मुश्किल समय, अपने देश को कैसे सम्मुख बनाते हैं। तेल अवीव के अधिकारियों के मुताबिक रिहायशी इलाके में बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। अधिकारियों के मुताबिक एयर डिफेंस सिस्टम की नाकामी के चलते, अब तो अधिकारी भी मानने लगे कि नाकाम एयर डिफेंस सिस्टम है, इन मिसाइलों को इंटरसेप्ट नहीं किया जा सका। हमले में अराद में 75 लोग घायल हुए हैं, जिसमें से 10 की हालत बहुत खराब बताई जा रही है। वहीं दिमोना में भी 33 लोग घायल हुए हैं। चलिए अब जरा विजुअल्स पर आते हैं, विजुअल्स देखिएगा। भैया विजुअल लाइए, तो विजुअल प्ले करिए। ये देखिए हालात वहां के, ये देखिए पूरा का पूरा इलाका ये तबाह हो चुका है। कई क्लिप्स छोटी छोटी, मतलब बहुत सारे विजुअल्स को एक साथ कंपाइल किया गया है। आप विजुअल्स देखिए, और ये काफी दूर में तबाही है। 100 से ज्यादा, मतलब इसमें बताया जा रहा है कि बिल्डिंग अभी जो दो स्रोत हैं मेरे पास मिडिल ईस्ट के, एक सोर्स के मुताबिक 20 से ज्यादा बिल्डिंगें तबाह हुई हैं, 20 बिल्डिंग, और दूसरे में है 8 बिल्डिंग तबाह हुई है। अब 8 और 20 में बड़ा अंतर है, लेकिन एक सोर्स के हिसाब से 20 बिल्डिंग तबाह हुई है पूरी तरह से, और दूसरे से के मुताबिक 8 बिल्डिंग तबाह हुई है। मतलब आप समझ लो कि एक शहर में तबाही का इससे मतलब बड़ा मंजर और क्या हो सकता है। चारों तरफ, यहाँ पर चारों तरफ करीब 100 के आसपास राहत और बचाव के लिए टीम लगाई गई है। 100 टीम लगाना पड़े अगर, तो आप समझिए कि कितनी बड़ी कैजुअलिटी होगी। इस अटैक का, ये साइड में आप चलाते रहिएगा जब बात होगी, इस अटैक की ये देखिए पास से और करीब से कुछ तस्वीरें हैं राहत और बचाव के। इसकी तीव्रता को अगर देखना है तो जरा एक विजुअल है। ये बताया जा रहा है कि एक कोई प्रार्थना घर है, और खासकर सायरन बजने पर दिक्कत तब और आ रही है। सायरन बजने पर जवान लोग तो भाग जाते हैं बंकर में, बुजुर्ग भाग नहीं पाते। जब देखिए एक तस्वीर है, इस तीव्रता को समझिएगा। इस तस्वीर विजुअल में, विजुअल लाइए भैया, देखिए इसको और खोल दो। देखा आपने, ये दूसरा विजुअल देखिए, ये सब लोग घरों में अपने अपने हैं। देखिए दूसरा विजुअल, इसका हालत अभी देखिए। ये जहां पर मिसाइल अटैक है उस पॉइंट को छोड़ दीजिए, आसपास कितना इसका असर होता है। और अब जो मिसाइलें गिर रही हैं वो कितनी खतरनाक मिसाइल, देखिए अब तो देखिएगा, गौर से देखिए निगाह से। मतलब एक आध किलोमीटर में, ये देखिए घर, एक आध किलोमीटर में घरों के दरवाजे और खिड़कियां टूट जा रही हैं। ये तीव्रता है। ये बम जब गिरा उस वक्त के भी विजुअल हैं, जरा दिखाइएगा। सारे इंटरसेप्टर फेल, कोई इंटरसेप्टर काम नहीं आया। चलिए हटा दीजिए, हटा दीजिए, हटा दीजिए बस। अब आगे जो है साइड में विजुअल वहां कैजुअलिटी के चलाते रहिएगा। जरा आगे बढ़ते हैं, एक हिस्सा और ले फिर चले भाव के पास। इस अटैक को समझने के लिए जरा आगे अगली खबर लाइए। इस अटैक के साथ उसको भी जोड़ना जरूरी है। होर्मुज को लेकर ट्रंप का सब्र खत्म, ईरान को दिया 48 घंटे का अल्टीमेटम, बोले नहीं खुला रास्ता तो बरसाएंगे बम। ये इसलिए दिखा रहा हूं कि आप समझिए कि ईरान किन हालात में है। ईरान के पास कोई ऑप्शन नहीं है भाई। दिन भर धमका रहे हो, दिन भर तबाही मचा रहे हो। ईरान तो करीब करीब पूरा वीरान ही कर दिया है, तो ऑप्शन ही नहीं है। ये सुबह दोपहर शाम 3 टाइम धमकाता है और उलझुल बकता है। लाइए पोस्ट लाइए, ट्रुथ पर जो पोस्ट किया है, ये देखिए ये क्या लिख रहे हैं। यदि ईरान अगले 48 घंटों के भीतर बिना किसी धमकी के होर्मुज जलडमरू मध्य को पूरी तरह से नहीं खोलता है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका उनके विभिन्न बिजली संयंत्रों पर हमला करके उन्हें नष्ट कर देगा, जिसकी शुरुआत सबसे बड़े संयंत्र से होगी। इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद, डोनाल्ड जे ट्रंप। ईरान के
आपने स्कूल को टारगेट किया, अस्पताल को टारगेट किया, ईरान के नागरिक इलाकों को टारगेट किया, ईरान के ऑयल फील्ड को टारगेट किया, ईरान के गैस फील्ड को टारगेट किया, ईरान के हथियार के ठिकानों को टारगेट किया, अब ईरान के बिजली के ठिकानों को टारगेट करेंगे। तो ईरान क्या करेगा भाऊ? आपने आज मुझे बहुत हंसी आई उस बात पे। हालांकि बर्बादी पे कभी हंसना नहीं चाहिए, लेकिन कभी कुछ लोग इतने दुनिया को मूर्ख समझते हैं। जब नेतन्याहू पूरे विश्व को अपील कर रहा है कि देखिए ईरान बच्चों को मार रहा है, रहियासी इलाकों पे मिसाइलें गिरा रहा है, ये नेतन्याहू कह रहे थे आज। ये भीख मांग रहे थे, अपील की, बचाने की गुहार करा रहे थे कि विश्व को देखे ईरान कितना आतंकी है। लेकिन एक सप्ताह पहले ईरान के इजराइल के रक्षा मंत्री का उस वक्तव्य के बारे में हम क्या कहेंगे, या नेतन्याहू उसका क्या जवाब देगा, जब उसने कहा कि ईरान में किसी को इम्यूनिटी नहीं है। इसका मतलब ईरान में कोई टारगेट के बाहर नहीं है, हर ईरानी टारगेट पे है, हर ईरान की जगह टारगेट पे है। स्कूल हो, अस्पताल हो, बूढ़े हो, बच्चे हो, उसको टारगेट पे है। जब बच्चे मारे गए, 170 छोटी छोटी बच्चियां, 6-6, 5-5, 6-6 साल की बच्चियां मारी गई, तो इजराइल ने उफ तक नहीं किया। उन्होंने कहा कि आप आतंकी हो, आप तो यदि फिर आप किसी देश को आतंकी कह के उस देश में आप जैसे चाहे वैसे मिसाइल अटैक करते रहे हो, और ये यदि वो देश आप पे अटैक करे, तो फिर क्या है? ये तो बराबरी का सौदा हो गया। इसमें फिर ईरान को कोसेंगे क्यों? आपने ईरान की बर्बादी पे कोई कसर छोड़ी? आपने परमाणु संयंत्र तक हमले किए, आपने उनकी ऊर्जा स्रोत तक हमले किए, जो नहीं करने थे। और जब आप सबकी ऑल बर्बादी सबने आउट, की। जब ऑल आउट मतलब आप करो तो सदाचार, ईरान करे तो व्यभिचार, ये कहां से आ गया? ईरान मित्र देशों में जहां अमेरिका का बेस है, आशीष आज भी वार्निंग दे के हमले करता है, जनता को आगाह करता है कि आप प्लीज दूर जाइए, आपके जान की हमको कीमत पता है। लेकिन इजराइल ने तो कोई कोई नहीं, किसी को नहीं बख्शा। खेमेनी को जब मारा तो उसके छोटे छोटे पोते भी मारे मारे गए, जो उनके ग्रैंड चिल्ड्रन थे वो भी मारे गए, उनकी बेटियां, उनके बेटे मारे गए। तब तो इजराइल ने जश्न मनाया। मौत पर तांडव करते वाले लोग ये भूल जाते हैं कि एक दिन उनके यहां भी मौत तांडव करेगी। और इजराइल ने तो पहले ही भुगत लिया था। पिछले कॉन्फ्लिक्ट में ही हमास वाले इजराइल ने देख लिया था कि ईरान के पास वो क्षमता है जो उनके आयरन डोम को ध्वस्त कर चुकी है। इसके बाद अमेरिका के भरोसे इजराइल ने इतना बड़ा यदि स्टेप उठाया, तो फिर, और अभी भी तेवर वही है इजराइल के कि हम ईरान को खत्म करेंगे। तो ईरान बोलता है हम इजराइल को मिटा देंगे नक्शे से। इस लड़ाई में दोनों का नुकसान हो रहा है। ईरान तो बर्बाद है, लेकिन इजराइल जो अपने आप को पूरे विश्व को सुरक्षित रखने की गारंटी ले रहा था कि ईरान को खत्म करके हम पूरे विश्व को सुरक्षा दे रहे हैं, वो अपने जनता की सुरक्षा नहीं कर रहे। वीडियोज में देखे होंगे, लोग सोफा सेट पे बैठ नहीं पा रहे, लोग सो नहीं पा रहे घरों में। ईरान के लोग आज भी रास्ते पे घूम रहे हैं, और इजराइल के लोग बंकर में छुपे हुए हैं। और जो लोग घर में आश्वस्त थे कि ईरान हम पे हमला नहीं करेगा, अब ईरान ने उन इलाकों में हमला शुरू करना दिया, रिटेलिएशन की तरफ। जब आप कोई युद्ध के नियम मानने को तैयार नहीं हो, परमाणु संत्र, ऊर्जा सेंटर, बूढ़े, अस्पताल, स्कूल जब आप नहीं छोड़ रहे हो, तो फिर आप ये अपेक्षा कैसे करते हो कि ईरान आपको छोड़ेगा? कतई नहीं छोड़ेगा। और ये युद्ध और भीषण होगा। इन नेताओं की अपनी ठरक के चलते कितनी लोगों की जान जाएगी, जिनका इस युद्ध से कोई लेना देना नहीं। उनका दुर्भाग्य है कि वो इजराइल में पैदा हुए। उनका दुर्भाग्य है कि नेतन्याहू जैसे नेता को उन्होंने चुना। ये दुर्भाग्य नहीं तो क्या है कि उन्होंने नेता नहीं चुना, उन्होंने अपने लिए मौत चुनी है, और मौत तांडव कर रही है।
गजब हालत, मतलब इसने कह रहा है। अच्छा, बच्चों पर यह भी एक बात इसमें ध्यान देने का है, ये युद्ध में, इस पूरे युद्ध में डे 1 से 28 तारीख से और आज की तारीख तक अमेरिका और इजराइल का आप चरित्र देखिए और ईरान का देखिए, दोनों का डिफरेंस। ईरान में जो है सामने है, 170 बच्चों की कब्र खोदी गई थी एक साथ, 170 बच्चों का ताबूत रखा था। ये इस अटैक में बोल रहा है कि बच्चे इसमें मारे गए। ये इसीलिए ये गिड़गिड़ा रहा है दुनिया के सामने, जब शहर तबाह हो रहे हैं इसके, कि हमारे यहाँ बच्चे मारे गए, हमारे यहाँ बच्चे मारे गए। यह भी कहीं पर इसने अभी कहीं पर भी विजुअल्स या कैजुअलिटी के विजुअल्स, घायलों के विजुअल्स या मृतकों के विजुअल्स नहीं जारी किए हैं। ईरान में तो जारी था, सब कुछ सामने आ रहा था। ये हो सकता है कि ये बच्चों के पीछे, क्योंकि ये वो ताकतवर लोग हैं, कथित स्वयंभू ताकतवर लोग जो छिपते हैं। ये सब कायर हैं। ये इस समय दुनिया में डरपोकों और कायरों की फौज अलग अलग देशों पर राज कर रही है। ये कायर बच्चों के पीछे छिपने की कोशिश कर रहा है जब युद्ध में तबाह हो रहा है, सहानुभूति के लिए, मदद के लिए गिड़गिड़ा रहा है। जरा आगे चलिए, अगला लाइए जरा। ब्रिटेन, स्टारमर ने अभी कल जो है डिएगो गार्सिया पर अटैक हुआ है और उसके बाद ये देखिए जरा, भड़केगा ईरान, ब्रिटेन ने अरब सागर में तैनात कर दी घातक पनडुब्बी। टॉम हाक मिसाइलों से ये पनडुब्बी लैस है और ये पनडुब्बी सबसे खतरनाक पनडुब्बी मानी जाती है, ब्रिटेन की पनडुब्बी है। इस पनडुब्बी का नाम है HMS एनसन, परमाणु पनडुब्बी है, सबसे आधुनिक और सबसे ताकतवर HMS एनसन। ये एस्ट्यूट क्लास की 5वीं पनडुब्बी है, जिसे ब्रिटिश नौसेना की अब तक की सबसे उन्नत और घातक अटैक सबमरीन माना जाता है। ये पनडुब्बी टॉम हॉक 4 मिसाइलों और स्पीयर फिश हैवीवेट टारपीडो से लैस है। इसकी मिसाइलें 1000 मील दूर स्थित लक्ष्य को सटीकता से भेज सकती हैं। अरब सागर में इसकी वर्तमान स्थिति इसे इस योग्य बनाती है कि यदि संघर्ष बढ़ता है तो सीधे ईरान के ठिकानों पर यह हमला करने में सक्षम है। ये जो है, और सीधे HMS एनसन मैंने शुरू बताया था, ये सब समय समय पर समुद्र की सतह पर आती है ताकि लंदन स्थित परमानेंट ज्वाइंट हेडक्वार्टर से संपर्क साधा जा सके। ये सीधा जो है लंदन के परमानेंट ज्वाइंट हेडक्वार्टर से संपर्क साधती है, इसके लिए सतह पर आती है। मिसाइल लॉन्च करने का कोई भी आदेश सीधे ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर द्वारा अधिकृत किया जाएगा, जिसे चीफ ऑफ ज्वाइंट ऑपरेशंस के माध्यम से पनडुब्बी तक पहुंचाया जाएगा। ये पनडुब्बी उतारी है अरब सागर में और उस स्थिति में उतारी है, कल हमने कार्यक्रम में बताया था, डिएगो गार्सिया पर जो मिसाइल अटैक हुआ है, ये ब्रिटेन को समझ लेना चाहिए। ब्रिटेन यूरोप को खतरे में डाल रहा है, वो कोई भी दबाव हो लेकिन पूरे यूरोप को खतरे में डाल रहा है। कल डिएगो गार्सिया पर जो मिसाइल अटैक था वो डिएगो गार्सिया पर नहीं था, वो पेरिस से लेकर लंदन तक उसके लिए इशारा था। अब उसने सिर्फ ये बताया है ईरान ने कि 4000 किलोमीटर हमारी जद में है, तो जब 4000 किलोमीटर जद में होगा तो थोड़ा सा वॉरहेड 50 किलो कम कर देगा तो लंदन मारेगा। जो वॉरहेड उसका है हैवी, उस पर पेरिस मार देगा। तो अब पेरिस, लंदन, बर्लिन कुछ भी उसकी रीच से बाहर नहीं है। अब तक यूरोप इसीलिए मौज में था क्योंकि यूरोप को लगता था कि ईरान की मार कहां तक, मिडिल ईस्ट तक। डिएगो गार्सिया को मारना मतलब 4000 किलोमीटर की रेंज, और 4000 किलोमीटर की रेंज को अगर ऐसे घुमा दीजिए आप त्रिज्या उसकी, तो पूरा यूरोप समेत पूरा भारत, ये पूरा का पूरा घूम जाएगा। सिर्फ अफ्रीका पूरा, मतलब नीचे का छोड़ दिया जाए तो करीब करीब अफ्रीका चपेट में आ जाएगा। सिर्फ अमेरिका उस फिर रेंज से बाहर हो रहा है, नहीं तो पूरा का पूरा 4000 किलोमीटर में घूम जाएगा। चीन और रूस का हिस्सा कुछ हो सकता है बाहर रह जाए, बाहरी बिल्कुल पीछे का हिस्सा, नहीं तो सब जो है चपेट में आएगा। ये इसके बाद, लेकिन ये मामला खाली पनडुब्बी तक नहीं है। जरा चीन वाली खबर लाइए। चीन की खबर से ये ईरान की स्थिति और क्लियर होगी। जंग के बीच, या हाँ ये खबर भी महत्वपूर्ण है, जंग के बीच गोदाम भरने में जुटा ईरान, होर्मुज से गुजरे 6 जहाज।
क्या लंबे युद्ध की तैयारी है? ये 6 जहाज जो गुजरे हैं, ये खुमैनी बंदरगाह पर इसमें से कुछ जहाज उतरे हैं और ब्राज़ील से आए हुए हैं खाद्यान्न इसमें, मतलब कई मिलियन टन खाद्यान्न है। ईरान बहुत सारी चीज़ों में खाद्यान्न में उसकी निर्भरता है, ब्राज़ील से उस बड़ा खाद्य सामग्री बड़े पैमाने पर वो आयात करता है। ये 6 जहाज वो निकाल कर के अपने लाया है और अपने पोर्ट्स पर खाली किया है। यानी खाद्यान्न मतलब भूखा न रहे ईरान का आदमी, ये व्यवस्था करने में लगा हुआ है। यानी युद्ध की तैयारी लंबी है। ये ट्रंप भागने की कोशिश करें, नेतन्याहू भागने की कोशिश करें, वो खाएँगे और फिर आपकी बैंड बजाएँगे, वो इस तैयारी में पूरा है, पूरा तैयारी ये है। हाँ, ये खबर तो ये है कि अभी उन्होंने भंडारण शुरू, मतलब भंडारण के 6 जहाज आए, हुँ, लेकिन उसके पहले, युद्ध शुरू होने के पहले, हुँ, 1 सप्ताह पहले हुँ, 4 मिलियन टन गेहूं हुँ, अनलोड हुआ है इस बंदरगाह पे हुँ, और वो भंडारण में चला गया। उसका लॉजिस्टिक ये है हुँ, कि अभी ईरान ने ईद के पहले तमाम ईरान के बेकरियों को 2 महीने का एडवांस आटा दिया। हुँ, अभी एडवांस में आटा रखो तुम्हारे पास। हुँ, युद्ध भड़का तो शायद हो सकता है आटा के आवागमन में तकलीफ हो, अभी भरो। और जनता को दिया, मैसेज दिया कि 2 महीने का एडवांस आटा दिया है, बेकरी के पास पर्याप्त आटा है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, हुँ, बेकरी में शॉर्टेज नहीं होगा। तो मिनिमम तो 2 महीने लेके ही चलो। हाँ, 2 महीने की व्यवस्था हर घर में वो कर रहे हैं। यहाँ 28 दिनों में ये आया। मुझे कल अमेरिका मेरी बात हो रही थी एक शो के सिलसिले में, तो वहां जो एक खबर मिली वो बहुत हास्यास्पद खबर है। मतलब मुझे समझ में नहीं आया इस पे हंसा जाए, इस पे कमेंट किया जाए। अमेरिका में ये चर्चा बहुत जोरों पे है हुँ, कि जिस जहाज पे टेक्निकल आग बताई गई थी हुँ, और वो 30 घंटे तक आज बुझी नहीं थी, हुँ। वहां चर्चा ये है कि इन्हीं लोगों ने आग लगाई क्योंकि उनको वापस जाना था अमेरिका। हाँ, हाँ, वो खबर हमने वहां चलाई। इतना इतना फ्रस्ट्रेशन है उन लोगों में कि उनको लग रहा है, हमको लगा कि टर्प इसको इसने हिट किया है। उनने हाँ, कहा कि उन्होंने आग भड़काई और वो कह रहे हैं हुँ, कि भाई वापस चलो अमेरिका भेजो इसको वापस। क्योंकि अब वो समुंदर में 28 दिन, मतलब 20 दिन का इंतजार करने के बाद फ्रस्ट्रेशन आया। तब मुझे मैंने वो एक मतलब तब मैंने इतिहास के बारे में सोचा कि क्या हालत हो गई है होगी। और मैं समझ सकता हूँ 28 दिनों में उन लोगों की क्या हालत हो गई, क्योंकि ये अभी ये 20-22 दिनों में, क्योंकि मैं इतिहास को थोड़ा बहुत पढ़ता हूँ, तो इतिहास में मैंने मुगलों की हालत देखी होगी। मुझे मैं समझ सकता हूँ उनकी साइकी। 28 साल औरंगजेब दक्कन में पड़ा रहा, 28 साल मराठों को जीतने के लिए। मराठों के राजाओं को मारा, एक को मारा, दूसरे को मारा। उसके बाद उन्होंने राजधानी पे कब्जा कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन मराठा साम्राज्य हासिल नहीं कर पाया। 28 साल में आर्मी इतनी थक गई थी, विद्रोह इतना हो गया था, औरंगजेब की मृत्यु हो गई और बैंकरप्ट आर्मी, बैंकरप्ट पूर्ण रूप से दिवालिया मुगली सल्तनत वापस दिल्ली लौट आई। ऐसा ही कुछ मुझे अब इस युद्ध को दिखाई दे रहा है। ये तो 20 दिन में फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, वो तो पुराने जमाने के युद्ध वाले थे जो युद्ध लड़ते थे। पुराने जमाने में युद्ध लंबे होते थे, ये 2-2 दिन के युद्ध लड़ने वाले, इनको 20 दिनों में तकलीफ आ गई है। ये तो 8 साल का युद्ध लड़ने का एक्सपीरियंस जिसके साथ है उससे लड़ रहे हैं। उसका अनाज का भंडारण, उसका गेहूं का भंडारण, उसका मिसाइल का भंडारण इस बात को रेखांकित करता है कि वो वाकई लंबी दूरी के युद्ध के लिए तैयार है। लंबे समय के, क्या लंबे समय के साइकोलॉजिकल, मेंटली वो तो तैयार है ईरानियन लोग। आईआरजीसी का हर सैनिक तैयार है। यहाँ अमेरिका का सैनिक तैयार है क्या? या इजराइल का सैनिक तैयार है क्या? इजराइल के लोग भी थक गए, 20 दिन तक सो नहीं पा रहे लोग। इमेजिन करिए आशीष जी, साइकिक प्रॉब्लम हो गए। एक ईरान का मिसाइल किधर से ड्रोन आएगा पता ही नहीं, कोई बचाने वाला नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, धड़ करके मार जाता है। खाना खा रहा है आदमी, मर गया। और एक 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 अब इसका अनिश्चितता का दौर है।
ईरान ने इतना साइकिक फियर चालू कर दिया है कि लोग अब मेंटली डिस्टर्ब होने लगे हैं। तो जब साइको नेता अपने देश में चुनेगी जनता तो वो खुद उसके सामने साइको ही साइकोलॉजिकल करवाएगा, ये सबको सही बात है, बिल्कुल साइको नेता करवाएगा। साइकोलॉजिकल चुनोगे तो फिर आएगी साइकोलॉजिकल हाँ, प्रॉब्लम्स। जरा देखिए, लेकिन इस युद्ध को जब जब भी कुछ, देखिए ईरान की भी एक लिमिटेशन है। ईरान की लिमिटेशन है ये कि अगर सारे युद्ध में परमाणु पनडुब्बियां वगैरह लेकर के ईरान को घेर लिए तो ईरान के लिए सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। अब वहां पर जब सर्वाइवल की बात आती है तो काउंटर करने के लिए कोई बैठा है। कौन बैठा है, जरा हेडलाइन लाइए। ईरान युद्ध के बीच में ताइवान पर हमला करेगा चीन, द्वीप के पास ही मंडरा रहे युद्धपोत। जरा भीतर चलिए खबर के। ईरान संकट के बीच चीन के ताइवान पर हमला करने की आशंका जानकार पहले ही जता रहे थे। इसी बीच चीनी सेना के कुछ युद्धपोत ताइवान के समंदर में देखे गए हैं। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने इस बात की पुष्टि भी कर दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा गया कि शनिवार को सुबह 6 बजे के आसपास ताइवान के समंदर में 6 प्लान और एक चीनी आधिकारिक चीनी जहाज देखा गया है। स्थिति के मुताबिक प्रतिक्रिया दी गई है। हालांकि इस दौरान कोई चीनी लड़ाकू विमान नहीं देखा गया। चलिए आगे चलिए। ये रविवार सुबह 6 बजे, इससे पहले शनिवार, मतलब ये पिछले 24 घंटे का खाली देखिए, इससे पहले शनिवार को ताइवान ने कहा था कि उसके आसपास चीन के 8 युद्धपोत और 2 एयरक्राफ्ट देखे गए हैं। 8 युद्धपोत, 8 6 14, मतलब 14 युद्धपोत आसपास घूम रहे हैं। बता दें कि चीन लंबे समय से ताइवान पर दावा करते आया है। हालांकि ताइवान अब तक अपनी संप्रभुता बचाने में कामयाब है। यह एक बड़ा अंतरराष्ट्रीय मुद्दा भी है। 15 मार्च को भी ताइवान ने द्वीप के पास चीनी सैन्य विमानों की जानकारी दी थी। आगे चलिए। ताइवान ने कहा था कि शनिवार को मंत्रालय ने द्वीप के आसपास 26 चीनी सैन्य विमानों का पता लगाया, जिनमें से 16 विमान उसके मध्य और दक्षिण पश्चिम वायु रक्षा क्षेत्र में प्रवेश कर गए। विमानों की संख्या में वृद्धि से विश्लेषक यह समझने में असमंजस में पड़ गए कि चीन की सेना आखिर क्या कर रही है। अब जो ये ट्रैकर है, जो सारा रिपोर्ट आती है कि कितने विमान इस क्षेत्र में घुसे, उसके वायु क्षेत्र में कितने, उसके समंदर में घुसे युद्धपोत, 5 मार्च तक एक भी ऐसा न युद्धपोत उसके समंदर में था, न उसके वायु क्षेत्र में चीन के विमानों की आवाजाही थी। 5 मार्च के बाद ये इक्का दुक्का शुरू हुआ। 28 से शुरू हुआ था युद्ध, 5-6 दिन बाद चीन का इक्का दुक्का शुरू हुआ। और जब ये हालात आने शुरू हुए, ये परमाणु पनडुब्बी तैनात करना और ये करना, घेर लेंगे 48 घंटे के अंदर हम बम बरसाने लगेंगे, पूरे ताइवान को अब अगर 26-24 विमान देखे गए, फिर 8 युद्धपोत देखे गए, फिर 6 युद्धपोत देखे गए, फिर 14 एयरक्राफ्ट देखे गए, इसका मतलब समझिए आप। और ये सब ऑफिशियल पुष्टि ताइवान कर रहा है बाबू। इसका मतलब है कि अगर तुमने एग्रेशन बढ़ाया तो ताइवान गया। और ताइवान अमेरिका के लिए बहुत, मतलब कमजोर नस है ये ताइवान। देखिए, हाँ। देखिए आशीष जी, ताइवान भी चिंतित है क्योंकि अमेरिका जिसको सुरक्षा का गारंटी दे रहा था, उनके क्या हालात हो गए मिडल ईस्ट में, ये देख लिया। अमेरिका लॉर्ड ऑफ द सी, स्काई ऑफ द सी, किंग ऑफ द स्काई, ये जो लगाता था F-35 किंग ऑफ द स्काई, अब्राहिम लिंकन लॉर्ड ऑफ द सी, ये सब लॉर्ड और किंग भागते नजर आए एक ईरान की वजह से। जिस ईरान को चीन और रशिया लॉजिस्टिक मदद कर रहा है, वो ईरान इनको भारी पड़ रहा है। यदि चीन डायरेक्ट ही ताइवान के सामने खड़ा होगा तो अमेरिका ताइवान को कितना बचा पाएगा। ये ताइवान ही नहीं, जैसे कि कल कतर के शासकों ने बाकायदा अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया गैस के ऊपर जो LNG के ऊपर जो हमले हुए, ये आपकी वजह से हुए, आप प्रोटेक्ट नहीं कर पाए हमको। तो ताइवान की अभी पेट में गोला है कि भैया जिसके भरोसे हम दादागिरी कर रहे थे वो खुद ही मार खा रहा है, और उनसे मार खा रहा है जिसको चीन मदद कर रहा है। चीन स्वयं उतर आए तो क्या होगा। ईरान से तो चीन ज्यादा ताकतवर है, क्या अमेरिका टिक पाएगा चीन के सामने।
इस अब ईरान के देखिए युद्ध ने चीन को इतना आगे बढ़ा दिया कि चीन जिस दिन चाहे उस दिन ताइवान का ग्रास ले सकता है, इसमें दो मत नहीं। बंद मुट्ठी थी अमेरिका की, तब तक सब ठीक था। ये मुट्ठी खुल गई तो अब सभी अब स्वयंभू हो गए। जिनको हम इतने बड़े समझते थे वो कितने छोटे निकले। तो ताइवान को चिंता होना जरूरी है। और हमने पहले भी स्ट्रेटेजी देखी चाइना की। चाइना के जो कमर्शियल शिप्स होते हैं, उस कमर्शियल शिप्स को कभी भी वो युद्ध के शिप में तब्दील कर सकते हैं। लॉजिस्टिक के लिए कभी भी उसको यूज कर सकते हैं। इसके पहले चीनी समुद्र में हमने ऐसे सैकड़ों और हजारों जहाज के फॉर्मेशन देखे। ये युद्ध शुरू होने के बाद की चीन की डेवलपमेंट पे भी नजर रखिया। हाँ, और तब से ही उसी दिन जब फॉर्मेशन हुआ उसी दिन आपने कार्यक्रम में कहा था कि ये ताइवान टारगेट होगा। और जो आपने कहा था, देखिए धीरे धीरे वो ताइवान टारगेट पे आ गया है। अब ताइवान को भी तकलीफ होने लगी है कि मिसाल में किस किस जगह लड़ेगा अमेरिका। अमेरिका ताइवान क्या ईरान की सुरक्षा की गारंटी बनता जा रहा है। मैंने वही तो कहा। ताइवान का यदि ताइवान को चेक देता है, चेकमेट है। ताइवान को आपको चेक देना है। यदि आपको उस ताइवान की चेक को छुड़वाना है तो आपको ईरान को रिलीव करना होगा। नहीं तो ईरान तो आप ले नहीं पाओगे, हाथ से ताइवान चला जाएगा। और ये ताइवान का युद्ध यदि बड़े लेवल पे हो गया तो आप मान लीजिए दक्षिण कोरिया के दिन बुरे आना शुरू हो जाएंगे। जो जो अमेरिका का दोस्त है, जो जो अमेरिका के भरोसे जिंदा है, वो सबका ऑक्सीजन लाइन कट ऑफ होने वाली है। सब अपने आप को आईसीयू में समझ रहे हैं। सारे 8 खाड़ी के देश आईसीयू में है वर्तमान में। ताइवान आईसीयू में है, साउथ कोरिया आईसीयू में है। जापान ने गलती करी, मिसाइल टारगेट करके तुरंत 2 मिनट के अंदर नॉर्थ कोरिया के मिसाइल वाटर के बॉर्डर पे आके ब्लास्ट हुए। वो इंडिकेशन था जापान के। चलिए, अभी हम और अपडेट लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि खबरें आज रविवार को, कल थोड़ा सा हमने कहा था कि थोड़ी सी तीव्रता घटी है, लेकिन आज फिर से ये युद्ध और ज्यादा प्रचंड रूप धारण कर रहा है। तो हम और भी अपडेट लेकर के आ रहे हैं और कुछ महत्वपूर्ण अपडेट है अगले कार्यक्रम में, उसके साथ आ रहे हैं। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।